खुलकर जो सामने आ चुके हैं, ताल ठोक दी है। फौजी ना कभी झुका है, फौजी अब नहीं रुकेगा, जीऊंगा तब तक चुनाव लड़ूंगा। साम दाम दंड भेद की राजनीति बोली जाती है। राजनीति को कहते हैं एक डर्टी गेम, डर्टी पॉलिटिक्स। तो उसमें फौजी अपने आप को कहां स्थापित कर पाएंगे? जब हम दुश्मन को वहां बॉर्डर पे नहीं छोड़ते, वो दूसरे उसका है, वो पता नहीं कितनी ताकत रखता होगा, जब हम उसको नहीं छोड़ते तो ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। बलवान फौजी ना तो विधायक है, ना सरकार में कोई चेयरमैन है, ना सरकार में उनके कोई पास कोई पावर है, ना किसी सत्ताधारी दल के अंदर है। पक्ष विपक्ष की तो बात छोड़ी दीजिए। मैं फौज में शहीद नहीं हुआ, मैं मेरे महेंद्रगढ़ के लिए शहीद हूंगा। कहां टक्कर लेंगे फौजी साहब? मैं पैसे की टक्कर ही नहीं बता रहा ना, मैं यही बता रहा हूं, एक नॉर्मल फौज का सिपाही और 3 खागड़, ना दानसिंह से ना रामविलास से, संदीप एसडीएम तो बहुत नीचे है। बलवान फौजी अकेला अपनी दम पे फतेह करेगा और लोगों के आशीर्वाद से। टाइम आने दो, सबको लाइन से पछाड़ेंगे। जो महेंद्रगढ़ के बड़े नेता हैं वो सभी लोकसभा चुनाव की तरफ भाग रहे हैं, क्या कारण है? कि बलवान फौजी आ चुका है, एक तो इनको डर लग रहा है कि भाई ये हराएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राव दान सिंह को थपकी मार रखी है, कोई लोकसभा चुनाव लड़ेगा आपके सामने आएगा, यहीं पर लड़ेगा ही। कितना भी धन हो, ये बलवान फौजी को नहीं खरीद सकते। चैलेंज करता हूं, जितने नेता हैं जो जिनकी जड़ें मजबूत बता रहे हो, इनको डर ही बलवान फौजी से। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और खास बातचीत में आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फौजी। और फौजी का नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि किस फौजी की हम बात कर रहे हैं। बलवान फौजी, जिन्होंने पूर्व में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, तो अब खुलकर जो सामने आ चुके हैं, ताल ठोक दी है। बहुत पहले इन्होंने अपना जनसंपर्क भी शुरू कर दिया पूरे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ने के बाद पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो एक बात इन्होंने कही थी जो आज भी हमारे दिमाग में है कि पार्टी के पास, किसी के पास नहीं जाएंगे टिकट के लिए। अगर किसी पार्टी को जरूरत होती है तो पार्टी खुद आएगी हमें टिकट देने के लिए। जानेंगे आज भी उसी चीज पर कायम है या फिर अब कुछ सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। और साथ ही चर्चा करेंगे महेंद्रगढ़ के तमाम मुद्दों पर, महेंद्रगढ़ के विकास पर, वर्तमान जो विधायक हैं उनके कार्यकाल पर, और क्या कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ नहीं हुआ है, हर पहलू पर चर्चा करेंगे। मजदूर से लेकर किसान की भी बातचीत करेंगे, बिजली की भी बातचीत करेंगे। और खेत खलियान में मौजूद है, पीछे नज़ारा आप देख रहे हैं, बलवान सिंह फौजी के साथ शाम का समय। फौजी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात तो यही है कि जब बलवान फौजी का नाम सुनते हैं लोग, तो पहले ही सावधान हो जाते हैं वीडियो सुनने के लिए कि हाँ, वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, हर मुद्दे पर बातचीत होगी। जी जी, ये तो हमें फौज में सिखा दिया गया था कि, और मेरे एक नारा दे रखा है मैंने, फौजी ना कभी झुका है, फौजी ना कभी रुकेगा। जी। तो ना झुकने का मतलब तो ये है कि मैं नकारात्मक शक्तियों के सामने, जब फौजी नाम पीछे लगा हुआ है, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, कोई भी हो, जिसने फौज की एक बार ट्रेनिंग कर ली, डिफेंस की ट्रेनिंग कर ली, बेल्ट पहन ली, वो झुकने का तो मतलब ही नहीं है। दूसरी बात रुकने का, क्योंकि आज से पहले 45 साल से यही होता आया है कि कोई लोग राजनीति में अपनी तैयारी करते हैं, जब टाइम नज़दीक आता है तो उसके सिर पे हाथ रख लिया जाता है, डरा दिया जाता है, पैसे से तोड़ दिया जाता है, धमकाया जाता है, कोई और पावर इस्तेमाल की जाती है और उनको बैठाने की कोशिश की जाती है, जिसमें वो मतलब सक्सेस भी हुए हैं। लेकिन रुकने का मतलब यही है कि फौजी अब नहीं रुकेगा, जीऊँगा तब तक चुनाव लड़ूंगा और जनता की सेवा करूँगा। जी फौजी साहब, सबसे पहला सवाल यही रहेगा। कहते हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन लोग उछले पायदान पर जाते हैं। फौजी साहब उससे सिमट कर महेंद्रगढ़ में आ गए, क्या कारण उसके पीछे का? देखो, लोकसभा टिकट का जब मैंने पार्टी से टिकट ली थी तो उस टाइम एक मारुति का कंपनी का जो महेंद्रगढ़ में लाने का एक मुद्दा था जी। और मैंने वो नारनौल, नांगल चौधरी, भिवानी, दादरी, अटेली, हर जगह गया हूँ और महेंद्रगढ़ में भी रहा था कि वो मारुति कंपनी इधर आए। जब मैं किसी पार्टी के पास, मैंने सोचा किसी बड़े नेता से एक बार बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि आपको ये चीज़ें लाने के लिए राजनीतिक गलियारों से जाना पड़ेगा, और ये बात उनकी बिल्कुल सत्य थी।
और सत्य बात होने के बावजूद जैसे मैं उसमें हार गया, हारने के बाद राजनीति की गलियारों से दुष्यंत चौटाला खरखोदा लेके चला गया। वो राजनीति के गलियारे थे, उस व्यक्ति ने सही कहा था। फिर मैंने कहा सर मैं फौजी आदमी हूँ और ईमानदार हूँ, मेरे पास इतना धन दौलत भी नहीं है, लेकिन मैं राजनीति कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सही में कोई ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो हम आपको टिकट देंगे। जिस वजह से वो टिकट आई और जिस वजह से मैंने वो मारुति कंपनी का IMT मानेसर में बसाने का था, नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब बन गया है और भिवानी और दादरी में पावर प्लांट के बड़े बड़े, क्योंकि जब कोई चीज़ इंडस्ट्री लगती है तो उसके साथ साथ हज़ारों एकड़ ज़मीन लॉजिस्टिक के लिए चाहिए, हज़ारों एकड़ ज़मीन पावर प्लांटों के लिए चाहिए, हज़ारों एकड़ ज़मीन। जब आप कहीं एक मारुति कंपनी जैसे 800,000 एकड़ में आ जाती है, वो 800 एकड़ का कुछ था, 871 कुछ का जी, वो मेरे को आंकड़ा पूरा ध्यान नहीं है, तो वो उसके आसपास में जो छोटी इंडस्ट्रीज लगती हैं, जो उनके छोटे छोटे वर्क करने के लिए काम आती हैं, जो कि मानेसर में भी है, गुड़गांव, हर जगह रहती है। जब एक इंडस्ट्री लगती है, बड़ी लगती है, उसके आसपास हज़ारों कंपनियां बसती हैं और उन हज़ारों कंपनियों में नौकरियां मिलती हैं। तो इसलिए मैंने भिवानी महेंद्रगढ़ चूज किया था। अब क्या हुआ, कहानी दूसरी बदल चुकी है। बदल ये चुकी है कि जो मारुति कंपनी जिसके लिए हमला कर रहे थे, वो दुष्यंत चौटाला जी वहाँ लेके चले गए खरखोदा में। जी, अब हमने उस टाइम भी हल्ला किया, लेकिन और जो यहाँ के हमारे राजनीतिक थे, किसी एक राजनीतिक के पास जो बंदे हमारे जो यहाँ के धुरंधर बोलते हैं, किसी ने एक ने भी कोई स्टेटमेंट दिखा दो। और राजनीतिक तो फौजी साहब हैं ही दो मात्र नेता है, लेकिन जब दक्षिण हरियाणा की बात आती है तो सभी आते हैं, चाहे वो अटेली के विधायक हो, नारनौल के विधायक हो, महेंद्रगढ़ के विधायक हो, नांगल चौधरी के विधायक हो। अगर दक्षिण हरियाणा में लाए तो चाहे बारडा के हो, दादरी के हो, भिवानी के हो, तोशाम के हो, लोहारू के हो। मेरा भिवानी क्षेत्र है, मैं तो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उसमें किसी भी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि वहाँ IMT ये मारुति कंपनी नहीं जानी चाहिए थी। हमारा एक आज भी है, मारुति कंपनी से कभी कोई बड़ी कंपनी आएगी, हम चाहेगी वो करके देंगे, लेकिन हमारे एक बार हमारे IMT खुडाना में जो जगह है, जो किसान भाइयों ने जगह दे रखी है, उसमें आकर के एक बार कोई कंपनी सरकार को ये कह दे कि हम यहाँ पैसे लगाएंगे और हम यहाँ रहेंगे, या सरकार उनको कोई दिशा निर्देश दे दे कि आप वहाँ जा कर के देखो, तो वो चीज़ें संभव हैं। जी, इसलिए मैंने लोकसभा का चुनाव की उस चीज़ में की थी। अब जो विधानसभा की तैयारी है, मैं अब निर्दलीय तैयारी कर रहा हूँ। और राजनीति में एक चीज़, आपके पास तो या तो यथाधन होना चाहिए, अगर बड़ा आपका रूप है। तो जो भिवानी महेंद्रगढ़ का है, अगर कोई पार्टी भाजपा और कांग्रेस में से टिकट देती है तो एक बार सोचा जा सकता है, अन्यथा हम उस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि एरिया 1174 के आसपास गांव हैं जिनमें निर्दलीय की तैयारी असंभव है, और वो भी 5 साल में। जी, मैं जैसे ही लोकसभा से आ रहा था, हारते ही मैंने अपनी तैयारी विधानसभा की शुरू कर दी थी। अब यहाँ तो 104-5 गांव हैं, महेंद्रगढ़ शहर है, 15 वार्ड हैं, तो इस प्रकार का तो हम मैनेज भी कर सकते, क्योंकि फौजी आदमी है। इतनी तो हमारे अंदर ताकत है कि अपना एक विधानसभा क्षेत्र हम कवर कर सकते हैं। इसलिए मैंने डोर टू डोर के माध्यम से और हर घर जा कर के वोट मांग रहा हूं, क्योंकि एरिया एक विधानसभा का नॉर्मल होता है। जब आप विधानसभा में जाते हो तो अपने मुद्दों पर, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए आप आवाज़ उठा सकते हो। फौजी साहब सारी बातचीत ठीक है, लेकिन कहा जाता है फौज में जाता है तो उसको इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वो देश के प्रति जुझारू रहे, देश सेवा के प्रति बिल्कुल डटा रहे, जमा रहे। अब उन हालातों में एक फौजी राजनीति में आता है, राजनीति में आके साम दाम दंड भेद की राजनीति बोली जाती है। राजनीति को कहते हैं एक डर्टी गेम, डर्टी पॉलिटिक्स। तो उसमें फौजी अपने आप को कहाँ स्थापित कर पाएंगे, किस प्रकार जो है इन महारथियों से टक्कर ले पाएंगे? जब फौज की बात आती है तो ये महारथी तो छोटे कीड़े मकोड़े हैं। उसका कारण ये है, ये महारथी कीड़े मकोड़े इसलिए हैं कि जब फौज का एक सिपाही, अफसर तो आदेश देता है, सिपाही रैंक का चाहिए, हवलदार हो, लैस नायक हो, नायक सूबेदार हो, या सूबेदार हो, सूबेदार मेजर हो, वो जब बॉर्डर पे खड़ा होता है, उन पीछे से आदेश दिया जाता है। लेकिन जो सामने वाला दुश्मन है, उससे तो टक्कर सीधी फौजी की होती है। तो जब हम दुश्मन को वहाँ बॉर्डर पे नहीं छोड़ते, वो दूसरे उसका है, वो पता नहीं कितनी ताकत रखता होगा, जब हम उसको नहीं छोड़ते, तो ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, इनकी कोई औकात नहीं है और ना इनका कोई सिस्टम है।
कि एक फौजी आदमी को किसी प्रकार से चैलेंज कर सके। मैं इनको 70 प्रकार से चैलेंज कर सकता हूँ जितने राजनेता महेंद्रगढ़ में। तो इसलिए इनकी मेरी लड़ाई नहीं, हमारी एक तरफा जीत है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के लोगों का काम है आज की तारीख में, चाहे किसी प्रकार का लगा लो, बस डिपो का जो उद्घाटन नहीं हो रहा वो लगा लो, महेंद्रगढ़ में IMT के लिए लगा लो, या रोडों की कोई बात लगा लो, या कोई रोजगार की बात लगा लो, किसान की बात लगा लो, बाजरा खरीद की बात लगा लो, ये कहीं भी जो जिला मुख्यालय की थी वो बात लगा लो, कहीं पर भी बलवान फौजी आए दिन किसी न किसी रोड पे खड़ा रहता है काम करवाने के लिए। और मैं एक धन्यवाद करता हूँ उन अधिकारियों का, और धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का और फौज सिस्टम का, कि उन्होंने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं सामने वाले से कितना भी बड़ा हो, मैं 1% भी मेरे को झिझक नहीं होती, चाहिए वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो। एक बार फ़ोन मिला के कहता हूँ ये काम आपने नहीं किया तो कल से मैं ये करूँगा, तो वो चीज़ ये समझता है कि एक फौजी आदमी बोल रहा है तो इसका मतलब वो करेगा। तो इसलिए वो उस चीज़ को मैंने एक बार, मैं आपको बताऊँ, 4 तारीख को शाम को अखबार में निकलवाया कि 6 तारीख से मैं धरना दूंगा, और 5 तारीख सुबह 6:30 बजे मुझे अधिकारियों को फ़ोन आने लगे कि सर जहां आप धरना देने वाले थे वहां तो काम शुरू कर दिया हमने, और वो काम पिछले 1 साल से पेंडिंग था, और वहां से पूरे बड़े बड़े मंत्री गए हुए हैं। तो जब वहां से पूरी चीज़ें हुई और वो रोड बनाया उन्होंने, फिर मैंने अगले 6 तारीख को अखबार में निकलवाया कि चेतावनी के बाद काम शुरू किया, और उसके बाद जब 20 तारीख तक का टाइम दिया तो 12 तारीख को उन्होंने काम करके मेरे को फ़ोन कर दिया कि सर अपने काम का निरीक्षण करो, हमने आपका काम पूरा कर दिया है। तो काम करवाने की ललक होनी चाहिए। क्या वहाँ से कोई बड़े बड़े मंत्री नहीं गए क्या? बलवान फौजी ना तो विधायक हैं, ना सरकार में कोई चेयरमैन है, ना सरकार में उनके पास कोई पावर है, ना किसी सत्ताधारी दल के अंदर है। पक्ष विपक्ष की तो बात छोड़ी दीजिए, ना किसी दल के अंदर है। आप एक निर्दलीय, एक आम आदमी, आम इंसान हर जगह अड़ता हुआ दिखाई देता है। चाहे कोई भी बात हो, चाहे महेंद्रगढ़ नगर पालिका की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली कनेक्शनों की बात हो, किसानों की बात हो, मनरेगा मजदूरों की बात हो, किसी भी वर्ग की बात हो, युवाओं की बात हो, बस अड्डे की बात हो, कोई भी बात लगा लीजिए, हर मुद्दे में आगे दिखाई देते हैं। ना कोई पावर है, ना सत्ता में है, ना किसी दल में है, विपक्ष के दल में भी नहीं है। फिर क्यों? और नेता भी तो बहुत हैं, वो कोई नहीं करता। आपके अंदर ही ऐसी क्या जो आपको आवश्यकता लगी कि हाँ हमें ही करना है ये? एक तो इसके लिए ना जुनून चाहिए होता है। दूसरी चीज़, जब फौजी आदमी कोई चीज़ को ठान लेता है उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम वो करते हैं। तीसरी चीज़, जो ये मैं करता हूँ और लोग आगे उसका अधिकारी एक्शन करते हैं, भाई मैं एक फ़ोन से कैसे काम करवा देता हूँ, उसके लिए कलेजा चाहिए। मैं फौजी हूँ, और फौजी आदमी जब भर्ती होता है तो उसे एक चीज़ सिखाई जाती है, आप यहाँ शहीद होने के लिए आए हो, देश के लिए आए हो, राष्ट्रभक्ति के लिए आए हो, और आप शहीद होके जाओगे। हम वहाँ हंसते हंसते कहते हैं कि मंजूर है। मैं फौज में शहीद नहीं हुआ, मैं मेरे महेंद्रगढ़ के लिए शहीद हूँगा, क्योंकि हमें जब ट्रेनिंग किया तो एक चीज़ सिखाई थी कि शहीद होंगे आप, और वो देश के लिए होंगे। तो किसी एक व्यक्ति के लिए भी अगर हम शहीद हुए महेंद्रगढ़ में तो हमें ये गर्व होगा कि हम किसी के काम आए। जी ये फौजी साहब, कहीं ना कहीं आप पर सवाल उठते, उंगली उठती हैं सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों के द्वारा। जो दलों के लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, जिन्होंने अपनी जड़ें जमा रखी है महेंद्रगढ़ के अंदर, वो उंगली उठाते हैं कि बलवान सिंह फौजी कुछ भी नहीं करता, उनको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी पाने के लिए राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट करते हैं और कुछ भी नहीं इसके अलावा। जिनकी आप जड़ें मजबूत बता रहे हो और वो ये कह रहे हैं कि बलवान फौजी राजनीति स्टंट पाने के लिए करता है, तो फिर आपकी जड़ें तो मजबूत, आप क्यों हिल रहे हो? उनको कहीं न कहीं डर है। महेंद्रगढ़ में मैं चैलेंज करता हूँ, जितने नेता हैं जो जिनकी जड़ें मजबूत बता रहे हो, इनको डर ही बलवान फौजी से, बाकी किसी से कोई डर नहीं है। बलवान फौजी से ये डर है कि ये आदमी एक तो डटेगा नहीं। मेरे को बहुत बार, मैं ये जो आप जगह देख रहे हो ना यहाँ पर, यहाँ मैं बाहर खाट डाल के सोता हूँ गर्मियों में, यहाँ पर भान में, और ये मेरा घर है इधर। मैं यहाँ रात को मेरे को 3-3 बजे आकर के पैसों के थैले ले लेके आए कि आप इस चीज़ से दूर हो जाओ, आप ये कर दो, आप वो कर दो। क्यों भाई? लेकिन एक
पैसे का भी कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से वापस भेजे, चले जाओ अन्यथा मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम जिंदगी भर याद नहीं, करो। ये सवाल तो जनता के मन में भी चलता है ना फौजी साहब, हर बार इलेक्शन में देखा जाता है। बीजेपी के नेता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, उसके बाद निर्दलीय भी उठते हैं और तमाम दलों के नेता हैं अलग अलग लोग, और उसके बाद कहते हैं कि कई और जो नेताओं को जानबूझ के किसी एक नेता के द्वारा उठा दिया जाता है, वो वोट पाते हैं। यानी कि पैसे दे के खरीदना, पैसे दे के उठा देना, वोट तोड़ना, समीकरण बनाना, अपने पक्ष में लोगों को करना, दूसरे नेता के जो है वोटों को तोड़ना, एक वोट बैंक को अपने लिए स्थापित करना, दूसरे का कम कर देना, ये तोड़फोड़ की राजनीति बड़ी चलती है। तो कहते हैं कि बलवान सिंह फौजी भी कहीं ना कहीं उनमें शामिल ना हो जाए आने वाले समय में। मैं बताता हूँ, जैसे मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा उसका मैंने हिस्ट्री बता दी। लोकसभा चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया था उसके तीसरे दिन की मेरे पास पेपर की कटिंग रखी है। मैं कहीं कहीं रोड पे था, कहीं कहीं दुकान पे था, किसी मजदूर के साथ था, किसी किसान के साथ था। मैं अगले दिन ही लग गया था। कोरोना में मैंने जो काम किया वो शायद ही महेंद्रगढ़ में इन नेताओं ने किया। सारे दुबक के बैठ गए थे। हाँ, स्टेटमेंट जरूर देते थे, हम ये कर देंगे, वो जो बस वो उनके जो छोटे मोटे साथी रहते हैं, जो उनके साथ रहते हैं कुछ, वो उसको फैलाते रहते थे। उसके बाद ये चीज़ बिल्कुल जायज़ है, ये उन लोगों पे लागू होती है जो चुनाव से 10 दिन, 1 महीना या 3 महीना पहले उतारे जाते हैं। भाई इतनी फलाने तारीख को है, उसको पैसे दे दिए, उसको करते हैं। ये मैंने तो ये पहले बता दिया था, इसीलिए तो मैंने बोला ना, फौजी ना झुकेगा कभी, फौजी ना रुकेगा कभी। तो कितना भी धन हो, ये बलवान फौजी को नहीं खरीद सकते। दूसरी चीज़, एक जो फर्स्ट डेट आएगी उस डेट में फार्म भर के आऊँगा। जैसे नॉमिनेशन की डेट रहेगी, भाई इस तारीख से शुरू है, इस तारीख तक ख़त्म है, कोई भरे कोई नहीं भरे, क्या समीकरण होगा मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं 1 तारीख को फर्स्ट डेट को फार्म भर के आऊँगा, चाहे मैं 4 आदमियों के साथ जाऊँ। दूसरी चीज़, जो आप बता रहे हो कि भाई ये खरीद फरोख्त होगी, अगर खरीद फरोख्त हो ना और पैसे का मुझे लालच हो, तो मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं सब कुछ त्याग करके यहाँ लोगों के बीच में हूँ, और वो बिजनेस अगर मैं बिजनेस में टाइम दूँ तो इनकी औकात नहीं कि मुझे खरीद लें। उससे भी पता नहीं कितने सैकड़ों गुना पैसे मैं कमा सकता हूँ। इनकी औकात नहीं कि कितने पैसे से मुझे खरीदेंगे, उससे भी सैकड़ों गुना पैसे मैं पर मंथ कमा सकता हूँ अगर मैं उधर टाइम दूँ तो। लेकिन मैंने फौजी आदमी का कुछ नहीं है, 2 रोटी मिल जाए, काम धंधा चल रहा है, ठीक है, अपने लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं, आए दिन रोडों पे खड़े रहते हैं, आए दिन काम करते हैं। तो हमारा तो वो लोगों की, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, ऊपर वाले 3 में बलवान फौजी की गिनती होगी। रावदान सिंह जी, रामविलास शर्मा जी, बलवान फौजी, बाकी सब पिछड़ गए। आज बता देता हूँ। तो टक्कर किससे मान रहे हैं आप? क्योंकि महेंद्रगढ़ में मुख्य तौर पर बीजेपी से रामविलास शर्मा हमेशा से रहे हैं, कांग्रेस से बात करें तो रावदान सिंह हमेशा से रहे हैं। पिछले इलेक्शन में देखा गया कि संदीप सिंह एसडीएम जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, बड़े अच्छे मार्जिन उन्होंने ग्रहण किया, बड़ा अच्छा जो है वोट बैंक उन्होंने प्राप्त किया। तो इस बीच अब 2024 में 5 साल बाद बलवान फौजी आ रहे हैं, तो क्या मान के चले टक्कर किससे है? संदीप एसडीएम जी का, रामविलास जी का और रावदान सिंह जी का, तीनों का मैं 1-1 मिनट में आपको तीनों की कहानी बताता हूँ। संदीप एसडीएम जी को जो 33,000 वोट मिले थे, जब 2019 का चुनाव था उस टाइम कोई लोकल थर्ड बंदा मजबूत नहीं था, जिन वजह से दोनों से लोग नाराज थे, वो न्यूट्रल वोट गए थे। वही वोट बहुत पहले कुलवीर बोरा जी को गए थे, वो वोट हैं। बाकी जो संदीप एसडीएम जी के जो 10-15 हज़ार वोट थे वो पर्सनल थे, बाकी 20,000 वोट उनको वो मिले। अब आ जाओ रावदान सिंह जी। रावदान सिंह जी को इसलिए वोट मिले, अगर संदीप एसडीएम जी लोकल होते, जाति पाति को छोड़ दो, लोकल बंदे होते तो वो पिछली बार जीत रहे होते, लेकिन उनके ऊपर टैग लगा हुआ है ये गागड़वास का। अब आ जाओ रावदान सिंह जी का। रावदान सिंह जी का क्या हुआ लास्ट में, क्योंकि तीसरा कोई भी मजबूत ना होने की वजह से लोग मुझे आज भी कह रहे हैं, बोलो नाक मार के कांग्रेस को वोट दे के आए थे, क्योंकि वो रामविलास शर्मा जी को इसलिए नहीं देना चाहते थे कि पिछली बार 5 साल जब वो रहे तो वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं की, तो इसलिए उन्होंने रावदान सिंह को वापस चुना। और अगर संदीप एसडीएम जी लोकल होते तो वो जीत रहे थे। अब संदीप एसडीएम जी का 10,000 से नीचे का आंकड़ा है, रावदान सिंह जी का 30,000 से नीचे का आंकड़ा है, और रामविलास शर्मा जी का 30,000 से नीचे का आंकड़ा है। और सबको इनको पछाड़ करके, क्योंकि टक्कर का जो बात आएगी तो ना दान सिंह से ना रामविलास से,
संदीप एसडीएम तो बहुत नीचे है। बलवान फौजी अकेला अपनी दम पे फतेह करेगा और लोगों के आशीर्वाद से, जो महेंद्रगढ़ की जनता है, जो मेरे फौजी भाई हैं, मेरी टिकट फौज वाली है। और मेरी जब फौजी आदमी होता है ना, जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है, बॉर्डर पे बात आती है, तो दुश्मन से टक्कर होती है, सामने जो उनसा दुश्मन आएगा लगा के सिंह घेर फौजी साहब पार्टी कौन सी है? पार्टी निर्दलीय। नहीं, ऐसा तो नहीं सकता है निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल कर ले। निर्दलीय प्रत्याशी हर बार 6-7 प्रत्याशी जीतते हैं और इसीलिए बलवान फौजी जीत के जाएगा। दूसरी चीज, ये सब धनाढ़ है, सब पैसे वाले हैं। मैं 5 से 10 गाड़ियों के साथ चुनाव लड़ूंगा, आज बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और कुछ लोग बोलते हैं कि बलवान फौजी, आपका एक चैनल का सर्वे था जिसमें मैंने रावदान सिंह को पछाड़ा था जी, पछाड़ा। हालिया एमएलए है, 4 बार का विधायक है, मैं तो फिर भी आप बता रहे हो नॉर्मल आदमी हूं, उसके बावजूद भी मैंने पछाड़ा। तो टाइम आने दो, सबको लाइन से पछाड़ेंगे एक एक करके। पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं, चुनावी सामग्री हर चीज में पैसे की जरूरत होती है। पैसा तो इतना मोटा मोटा लगता है, पिछली बार भी लगा था, उससे पहले भी लगा था, आने वाले समय में भी लगेगा। कहाँ टक्कर लेंगे फौजी साहब? मैं पैसे की टक्कर ही नहीं बता रहा ना, मैं यही बता रहा हूं, एक नॉर्मल फौज का सिपाही और 3 खागड़ जो कि भरपाई पूरी इनकी, जिनके पास ऑप्शन ये चाहें तो पैसे में भी ये एक एक आदमी को लाख लाख रुपए दे, तब भी इनके पास यथाधन है और तब भी अब की बार नहीं जीतेंगे। क्योंकि जब फौजी आदमी बॉर्डर पे खड़ा रहता है बंदूक लेकर के, तो बंदूक ही रहती है, उसके पास पैसा थोड़ी रहता है जी। तो हमारे पास हथियार है ना, फौजी कभी झुका है ना, फौजी कभी रुकेगा। और हर घर फौजी के मुहिम माध्यम से और एक एक आदमी को लताड़ करके मारेंगे जो ये नेता है इनको। तो ये हमारे साथ बलवान सिंह फौजी खास बातचीत में, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, इनके अपने गांव में, इनके अपने घर पर, इनके अपने खेत खलिहान के बीच बैठे खास बातचीत कर रहे हैं महेंद्रगढ़ को लेकर। क्योंकि इनका साफ कहना है, फौजी ना झुकेगा, फौजी ना रुकेगा, फौजी ना थकेगा, फौजी ना बिकेगा। हर चीज इन्होंने क्लियर कर दी है। फौजी सिर्फ आगे बढ़ेगा, फौजी सिर्फ जीत का झंडा लहराएगा, ये बलवान सिंह फौजी का कहना है। और बातचीत करते हैं, फौजी साहब क्या कहेंगे? अक्सर जनता के बीच खड़े रहते हैं, चलो उस मुद्दे पर आते हैं। वर्तमान विधायक रावदान सिंह कांग्रेस से आते हैं, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में हैं, कैसा कार्यकाल रहा? कहते कि कई काम हुए हैं, जैसे सड़कों की मरम्मत होना, उस पर वो पट्टी वगैरह लगा दी गई, इस प्रकार के कोई बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। कहते कि हमने सारे काम करवाए, क्या कहेंगे? काम, जितने काम उन्होंने करवाए सबकी एक छोटी सी, आपको 1 मिनट में ख़त्म करूंगा, फिर आपको मेरे को एक और बात याद आ गई, वो बताऊँ। रावदान सिंह जी ने, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हर विधायक को 25-25 करोड़ अभी दिए थे जी, उसमें से इन्होंने कुछ रोडों के टेंडर दिए। उन रोडों के टेंडर में क्या हुआ, वो रोड के टेंडर पूरे हो गए और जो कहीं 1000 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर वो रोड के टुकड़े छूटे हुए। और वो क्यों छूटे हुए आपको कहानी बता दूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी अधिकारी का, मुझे पुख्ता रिपोर्ट है, सबूत है मेरे पास। उस आदमी ने मुझे बताया कि रावदान सिंह के आदेश पर जितने टेंडर जिनको मिलता है उनको बोलो पेमेंट क्लियर कर दो, उनकी कोई पेमेंट उनके पास बैलेंस नहीं है। तो वो छोटा जो टुकड़ा होता है ना, वो छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि इनकी जो मंथली बनी हुई है दान सिंह जी की, इनकी टेंडर वालों की, तो वो कॉन्ट्रैक्टर की, वो भाई तू मेरा दे दे, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, महेंद्रगढ़ मरे बाढ़ में जाए। जब मैं उस चीज़ पे रोड़ा घालता हूँ तो अधिकारियों को लगता है कि भाई ये तो अब ये उजागर होगा, या दान सिंह के पास भी मैसेज आता है, इन रोडों पे कौन आ गया, बोल बलवान फौजी आ गया, फटाफट टेंडर वाले को पैसा ट्रांसफ़र करो या उसको वैसे आदेश करो, आग भाई तू ये रोड का टुकड़ा छोड़ मत, वापिस बना दे। हर जगह के छोटे छोटे टुकड़े क्यों छोड़ रखे हैं? हर जगह की रोड पाड़ के क्यों गिर रखे हैं? पालड़ी और बगड्याना से चले जाओ, बूचौली वाले रोड पे चले जाओ, मेघनवास से बूचौली वाले पे चले जाओ, बवानिया वाले पे चले जाओ, सुरजनवास वाले पे चले जाओ, कोथल खुर्द और ये कोथल कला वाले में जिस दिन आपने इंटरव्यू लिया था वहाँ चले जाओ, पाड़े भी रोड दिखा दूंगा जी मैं। नांगल सरोई चले जाओ, खैरोली वाला अभी मैंने करवाया, निम्बी छाजियास वाला करवाया, उधर दूलो ठहीर वाला रोड ऐसे कैसे पड़ा है जिनमें लोग कई बार एक्सीडेंट हो गया है। और इधर आ जाओ आप कुरावटा वाले में, तो कितनी बार ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उनका रोड़ा हुआ है,
जी। बलाना से ये चले जाओ पीछे, कहाँ राजावास वाले में कहाँ है, सतनाली में वो नंगला गांव के जवाहर नगर नंगला, अभी इतना सा रोड बनाया, आपने देखा हो तो कभी? जी। इतना सा, कितने दिन पाड़ने के बाद जी जी उसके भी 2 टुकड़े छोड़ रखे हैं, तो वहाँ भी लोग बुला रहे, मैं जाऊँगा। इधर श्यामपुरा में आ जाओ, जड़वा में आ जाओ, सोडी में आ जाओ, कहीं किस साइड रोड है जी? इन्होंने 4-5 रोड उन लोगों को टेंडर दिया कि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, वहाँ से मैं पैसा लेके चला जाऊँ। लेकिन अभी बलवान फौजी जिंदा है भाई, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन लोगों के लिए संघर्ष करूँगा और करता रहूँगा। सतनाली एरिए में ये बोलते हैं कि बलवान फौजी का वजूद नहीं है। आप किसी भी एक फौजी से मिलना, उसको ये कहना है कि बलवान फौजी को क्या, और आप वो वीडियो डालना बात करके, भाई बलवान फौजी कैसा है, वो ये कहते हैं कि हमें, हमारी सदियां बीत गई, जमवाई माता मंदिर में आप भी आए थे उस टाइम, 500 फौजियों को एकत्रित किया है, वरना उससे पहले किसी ने फौजियों को एकत्रित नहीं किया था। जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ, तो रावदान सिंह जी, रामविलास शर्मा जी, एसडीएम जी, सारे ये डालते हैं फलाने सूबेदार से हम मिले, फलाने उससे हवलदार से हम मिले। अरे आज से पहले क्या वो फौज के सूबेदार वो नहीं थे? वो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि फौजी भाई हम और हमारा परिवार एक मुश्त वोट देंगे। और सतनाली साइड में पूरा एरिया में जो 28 गांव है उसमें 7,000 फौजी हैं जी। और 7,000 फौजियों का अगर एक परिवार में 5 वोट है तो 7 पंजू 35,000 वोट है। उससे पहाड़ी की परले पर की बता रहा हूँ मैं। चलो फौजी साहब, एक सवाल ये रहेगा हमारा, अभी बात करें रावदान सिंह की, लोकसभा चुनाव के इच्छुक हैं, लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी जो है भागा दौड़ चल रही है, टिकट लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, विधायकी छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद रामविलास शर्मा की बात करें तो उनको लेकर कई चर्चाएं हैं, राज्यसभा में भी भेज सकते हैं, उसके अलावा लोकसभा चुनाव भी लड़वा सकते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें, यानी कि जो महेंद्रगढ़ के बड़े नेता हैं वो सभी लोकसभा चुनाव की तरफ भाग रहे हैं। क्या कारण है? कारण एक है कि बलवान फौजी आ चुका है, एक तो इनको डर लग रहा है कि भाई ये हराएगा। दूसरा जो इनको डर है वो ये है, जो काम मैं पहले रावदान सिंह जी का बताता हूँ कि क्यों लोकसभा की सोच रहे हैं। इसका सीधा फंडा है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने रावदान सिंह को थपकी मार रखी है जी कि यहाँ से तू ताल ठोकता रहे, उधर से किरण चौधरी जी अलग हैं। अगर यहाँ से किरण चौधरी जी अकेली कांग्रेस में टिकट मांगने वाली होगी तो वो और जो इनका एसआर के ग्रुप बना हुआ है वो और तांडव मचाएंगे लोग जी। अभी किरण चौधरी जी को क्या लग रहा है कि मैं बेटी की टिकट किस तरह से बचाऊं, तो जिस दिन इनका समझौता होगा, मैं आज गारंटी देता हूं, बेटी की टिकट लोकसभा की और खुद की 1-2 टिकट जो पीछे भी ली थी उन्होंने, तोशाम किया और कहीं की, वो टिकट लेंगी। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रावदान सिंह को थपकी मार रखी है। कोई लोकसभा चुनाव लड़ेगा आपके सामने आएगा, यहीं पर लड़ेगा ये, फिर इनका समझौता होगा कि लोकसभा में मैं तेरी मदद करूंगा, तू वहां से मदद करना। इनके बीच में एक और हमारा जो महेंद्रगढ़ का लोकसभा की तैयारी कर रहा है राव बहादुर ठेकेदार जी, जिस दिन श्रुति चौधरी की टिकट मिली वो निर्दलीय की या किसी और पार्टी से ताल ठोकेंगे, क्योंकि दान सिंह की उनकी ऐसे हो रखी है। ये बड़ा समीकरण बदलेगा जी। कांग्रेस में तो इतनी उथल पुथल होगी कि ये खुद नहीं सोच क्या हुआ। हो सकता है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी भाजपा में चले जाएं। अभी हुआ क्या, छत्तीसगढ़ में हुआ था, कहाँ हुआ है? अभी सीएम साहब का काफिला फ्लाइट, एक सीएम फ्लाइट छोड़ करके और प्राइवेट किसी गाड़ी से जा रहा, कमाल की बात है। सीएम तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को तो कभी भी या तो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं या जेल ज्वाइन कर सकते हैं। अब आई दूसरी बात प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को। ये बिल्कुल मैं मानूंगा, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का 50 साल का इतिहास है भाजपा में, तो वो उनको कहीं भेज भी सकती है। पीछे एक अटकलें आई थी लेकिन नहीं भेजा। फिर प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी टिकट के दावेदार है और उनको टिकट मिलेगी, और इन दोनों को टिकट मिलेगी तभी बलवान फौजी की जीत है जी। बस। चलो बलवान सिंह फौजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत के अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को, सबको जी। तो बलवान सिंह फौजी हमारे साथ खास बातचीत में थे, खास चर्चा की हरियाणा को लेकर नहीं बल्कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को लेकर, क्योंकि इनका साफ कहना है कि फौजी अब मैदान में आ चुका है तो फौजी की जीत निश्चित है। कोई जो है हरा नहीं सकता फौजी को, और ना फौजी बिकने वाला है। क्योंकि एक सवाल अक्सर उठता है कि ये जो दूसरे नए नए नेता उठ रहे हैं, ये सारे किसी न किसी नेता के उठाए हुए, किसी न किसी नेता ने इनको
थपकी दी है पीठ पर, तभी ये घूम रहे हैं। लेकिन बलवान सिंह फौजी ने क्लियर कर दिया है कि बलवान सिंह फौजी ना कभी बिका है, ना कभी बिकेगा, ना कभी झुकेगा, ना कभी रुकेगा, निरंतर आगे बढ़ेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।